अच्छा, अब मैंने अभी तुम्हें जो बताया था ना, अभी जो मैंने तुम्हें बताया था उसमें तुम्हें मैंने बता दिया, लाइमन सीरीज के लिए N1 1 होता है, N2 कुछ भी होगा इससे ग्रेटर। बामर सीरीज के लिए ध्यान रखना, ये जो सारा मैंने तुम्हें बताया है दिस इज ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। लाइमन, बामर, गर्व, कुछ बोलना है? गर्व सिंगर, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, ये सीरीज है। इन सबको बताया मैंने, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी वन पे आ रहा है। सर कर्व, आपकी वॉइस समझ में नहीं आ रही है, नॉइज आ रहा है पीछे से। कर्व, चलो, लाइमन सीरीज के लिए N1 1 है, N2 इससे ग्रेटर होता है, 2 3 4 कुछ भी होता है। बामर सीरीज के लिए N1, पार्शन, बामर सीरीज के लिए N1 2 होगा, N2 3 4 5 ये कुछ भी होता है। पार्शन सीरीज के लिए N1 3 होगा, N2 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। किसी भी शेल से इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल पाएगा तो पार्शन सीरीज। मैं ये हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखना हमेशा, ये हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में थी, बामर सीरीज विजिबल रीजन में थी, ये तीनों, आगे हम्फ्रे भी है, ये इंफ्रारेड रेड रीजन में, यानी इनकी वेवलेंथ 7600 आर्मस्ट्रॉन्ग से ग्रेटर होगी, ग्रेटर देन 7600 आर्मस्ट्रॉन्ग होगी। इसकी विजिबल रीजन में होगी 3800 से लेके 76 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये है तो विजिबल रीजन है। तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर N2 की वैल्यू 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। ऐसी ब्रैकेट के लिए N1 4 होगा, N2 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। और सर फंड N1 क्या सीरीज के चीज है लिए इसमें? N1 जिस शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फाइनली N1 जिस शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फंड सीरीज है तो N1 की वैल्यू 5 होगी। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ, और किसी के लिए नहीं है। और हीलियम प्लस के लिए, लिथियम 2 प्लस के लिए ये डिफरेंट होता है, लेकिन लाइमन वाला ट्रू है हर एक के लिए, लाइमन वाला हर एक के लिए ट्रू है। बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है। अच्छा, अब इन सारी लाइंस की वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए, इन सारी लाइंस की वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए रेडबर्ग ने एक फॉर्मूला दिया था, रेडबर्ग फॉर्मूला। सर मुझे डाउट है। हाँ बोल गर्ग। सर बामर में आने वाला हर ट्रांजिशन सर विजिबल रीजन में होएगा या नहीं होएगा? नहीं, ओके सर। वो सिर्फ ना, अगर तू चेक करेगा तो 6 बताई गई है लाइन, सिर्फ 6। 8वें शेल से अगर आएगा दूसरे पे तो विजिबल रीजन में लाई करेगा, वो लास्ट होगा। अगर तू 9th शेल से ट्राई करेगा ना, 9th शेल से, तो वो उस रेंज में आएगा ही नहीं, वो कम हो जाएगा उससे। ठीक है सर, तो इसलिए सर वो लाइमन वाली चीज इसके हम ये उसमें मान, मिल जाएगा। हाँ वो हमें नहीं दिखेंगी, सही है। ठीक है 8वें सर। साल तक ही मानते हैं, इसीलिए बुक्स में मेंशन नहीं किया हुआ है। ओके सर। क्लियर है गर्व, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। हाँ। रिडबर्ग्स और रिड्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल, रिडबर्ग्स फॉर्मूला और रिड्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल, इन सारी लाइंस की वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए रिडबर्ग ने फॉर्मूला दिया था, वो ये फॉर्मूला था म्यू बार। ध्यान रखना म्यू बार, इस फॉर्मूले को 10 बार लिख लेना, याद होना चाहिए तुम्हें। कल सारा काम करके आना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी और ऑर्गेनिक का भी, दोनों कॉपी लेके आनी है, प्रॉपर नोट्स लेके आने, होमवर्क लेके आना सारा। म्यू बार इक्वल टू होगा आर जेड स्क्वायर, आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये रिडबर्ग ने फॉर्मूला दिया था। म्यू बार होता है हमारा 1 बाय लैम्डा, आर जेड स्क्वायर, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है ये, 1/n2 का स्क्वायर, ये आएगा 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। आर यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट है, फिर आर यहाँ पे क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट। आर की वैल्यू जो होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स में वैल्यू करोगे, सेंटीमीटर इनवर्स। ये आर यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं है, जिसकी वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर कैलरीमीटर मोल इनवर्स दी थी। तो मैंने तुम सबसे 10 बार लिखवाई है वैल्यू, वो वैल्यू नहीं थी, वो ध्यान रखना चीज का। ये यहाँ पे क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट 109677 सेंटीमीटर में, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, ये वैल्यू 1 बाय लैम्डा, 1 बाय वेव, 1 बाय वेवलेंथ।
तो ये आ जाएगा। सर जेड क्या है इसके यहाँ बाद पे? एन क्या, दोबारा बोलना। सर जेड 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 यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, जैसे हीलियम प्लस के लिए जेड की वैल्यू 2, लिथियम 2 प्लस के लिए सर जेड की गॉट इट वैल्यू गॉट 3, इट। बेरिलियम 3 प्लस के लिए जेड की वैल्यू 4। क्लियर है? नियोन 9 प्लस के लिए जेड की वैल्यू 10। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। और लैम्डा यहाँ पे क्या है? वेवलेंथ। लैम्डा वेवलेंथ है। जैसे अगर मैंने कहा इसी फॉर्मूले को reduce this formula for Balmer series for hydrogen atom, reduce this formula for Balmer series of hydrogen atom, तो तुम क्या करोगे इसमें? क्या करोगे इसके अंदर? आर जेड स्क्वायर 1/n1 का, बामर सीरीज है, n1 वैल्यू 2 कर देना बस, बाय n2 का स्क्वायर। n2 कुछ भी हो सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं? ये यस सर। ऐसे ही अगर मैंने बोला रिड्यूस दिस फॉर्मूला फॉर फंड सीरीज, तो क्या लिखेंगे? 1/λ टू आर जेड स्क्वायर, 1 क्या आएगा यहाँ पे नीचे? 1/5 का स्क्वायर, n2 का स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? फॉर्मूला यूज कर लोगे ना ये? लैम्डा सर अगर ये लाई करना है, हाँ, सर ये वाला किसके लिए था? लास्ट वाला जो था 1/5 फंड सीरीज की, फंड सीरीज पी फंड सीरीज n1 के लिए 5 थी ठीक ना है इसमें। सर। तो ये रेडिस कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल और रेडिस फॉर्मूला ये बता दिया, यूज करना आना चाहिए। अब ऐसे ही इसी के अंदर मैं तुमसे बोलूं, लिमिटिंग वेवलेंथ के लिए बामर सीरीज के अंदर लिमिटिंग वेवलेंथ है, तो फॉर्मूला क्या होगा? बामर सीरीज है और लिमिटिंग वेवलेंथ, तो फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या होगा? सर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 म्यू बार टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय बामर सीरीज है तो 1/2 का स्क्वायर। लिमिटिंग वेवलेंथ के लिए यानी वेवलेंथ बहुत कम है। बहुत कम कब होगी वेवलेंथ? जब एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। एनर्जी बहुत ज्यादा कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा होगा? इंफिनिटी से। नहीं बात समझ आई? तो 1/इंफिनिटी का स्क्वायर आ जाए। नहीं समझ बात? फॉर लिमिटिंग वेवलेंथ n2 टू इंफिनिटी। नहीं समझ आया ये? लिमिटिंग वेवलेंथ के लिए यानी कम वेवलेंथ के लिए n2 की वैल्यू इंफिनिटी लेनी। ठीक है सर। ऐसे ही मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए n2 की वैल्यू क्या लेंगे? फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ इन बामर सीरीज ले लो। सर 3 लेंगे। हाँ, अगर पार्शियल सीरीज होता तो सर 4। हाँ, अगर मैक्सिमम वेवलेंथ बोला है तो एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। एनर्जी मिनिमम क्या होगी? तो जस्ट उसके ऊपर वाला शेल होगा, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का, जस्ट उसके ऊपर वाले सेल से आएगा, तो वो होगी मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम वेवलेंथ। ये क्लियर होगा फॉर्मूला कैसे यूज करना है? एक बार हैंड से करेंगे जिसको यहाँ तक समझ आ गया। अभी जिसको यहाँ तक समझ आ सर गया, एक बार ये जो लास्ट वाला बोला एक बार फिर से बता दो। दोबारा बताता हूँ। अभी लिपिका, ध्रुव, हिमांशी, उर्वांश, गर्भ, तान्या, नयन, दिव्यांश, सौम्या, हर्षित, आरुषि, युविका, प्रियांशु, रिदम, अंशिका, भव्या, हिमांग, हरिंदर, नीलांश, आर्यन, अब ये ध्रुव, डिम्पल, दृष्टि, स्पर्श। सर ये वाली चार क्लास बच्चे कब तक कंटिन्यू होगी? 10 मिनट और। देखो सर, ये देखो एक बार और देख लो। देखो जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से नीचे आएगा सेकंड शेल पे, इन्फिनिटी से कहाँ आएगा? सेकंड शेल पे, यहाँ पे सेकंड शेल पे आएगा। जब कोई भी इन्फिनिटी से आएगा तो एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम एनर्जी क्या होती है? लैम्डा। लैम्डा क्या हो जाएगा? एनर्जी मैक्सिमम है, एनर्जी मैक्सिमम, तो लैम्डा क्या हो जाएगा? मिनिमम। बात समझ नहीं? तो लिमिटिंग वेवलेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? n2 की वैल्यू क्या ले लेंगे? इन्फिनिटी। बामर सीरीज है तो n1 2 n2 इन्फिनिटी। और मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगी? मैक्सिमम वेव लैम्डा कब होगा?
लैम्डा मैक्सिमम करने के लिए एनर्जी मिनिमम करोगे तो लैम्डा मैक्सिमम होगा। लैम्डा मैक्सिमम कब होगा? जब एनर्जी मिनिमम है। एनर्जी मिनिमम मतलब सेकंड शेल पे आना है तो थर्ड से आएगा, तो ही तो एनर्जी मिनिमम होगी रिलीज, और वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। नहीं क्लियर हो अभी स्पर्श? हो गया सर, हो गया। तो ये आना चाहिए। अब एक तो ये बता दिया मैंने, अब जो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो तुम्हें न्यूमेरिकल्स आने चाहिए करने कि कैसे करना है। अब जैसे मैंने बोला, ध्यान सुनेंगे, अल्फा और फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, मतलब क्या है इसका? n1 की वैल्यू क्या होगी, n2 की वैल्यू क्या होगी? सर अल्फा n1 और की फर्स्ट वैल्यू लाइन, भी 1 होगी और n2 की वैल्यू भी 2 3 4। n1 की वैल्यू तो 1 होगी, n2 की वैल्यू 2 होगी। होगी सर। n2 की वैल्यू 2 होगी। फर्स्ट लाइन का मतलब Yes, है sir. जस्ट उसके आगे वाला अल्फा लाइन, और फर्स्ट लाइन मींस जस्ट उसके आगे वाला शेल। ऐसे ही मैंने दूसरा दिया, n1 की वैल्यू 1 लेंगे, फॉर्मूले में पुट कर लोगे ना ऐसे। अब मैंने दिया बीटा और सेकंड लाइन, बीटा का मतलब सेकंड लाइन होता है, बीटा और सेकंड लाइन, इसका मतलब क्या होगा? ऑफ लाइमन सीरीज N1 1 और N1 is equals to n1 होगा 1 N1. और n2 क्या होगा? 3 3। क्लियर हुआ कि नहीं? n1 1 n2 3। गामा और थर्ड लाइन होता अगर तो N1 1 और N2 4। N2 4. हाँ, ये सबको क्लियर हो गया ना? ये सबको क्लियर हो सर गया है? इसमें N1 1 ही रहेगा। n1 1 इसलिए है क्योंकि लाइमन सीरीज लिखा है। n1 1 इसलिए क्योंकि लाइमन सीरीज लिखा है। अच्छा चलो अब एक बताना जरा, एक बार स्पर्श, Yes, sir. स्पर्श, हाँ स्पर्श आंसर करना है। अगर मैंने बोला सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, n1 और n2 की वैल्यू क्या होगी? सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज n1 और n2 की वैल्यू क्या होगी? सर N1 2 होगा और N2 4. n1 2 होगा और n2 4। बहुत सही, बिल्कुल सही आंसर है ये। हाँ बिल्कुल सही आंसर है। अब ऐसे ही मैंने बोला थर्ड लाइन इन पार्शन सीरीज, थर्ड लाइन इन पार्शन सीरीज, N1 3 और N2 6. हाँ थर्ड लाइन इन पार्शन सीरीज, तो पार्शन सीरीज के लिए n1 तो 3 होगा। अब यहां से थर्ड लाइन यानी 3 + 3 6 हो जाएगा। 6 से 3 पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 6 से 3 पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है। भव्या तुम बोलो जरा, बीटा लाइन इन पार्शन सीरीज, भव्या बताओ क्या होगा? कहां से कहां n1 और n2 क्या है? बीटा लाइन इन पार्शन सीरीज, Yes, sir. बीटा लाइन इन पार्शन सीरीज, n1 क्या होगा, n2 क्या होगा? N1 is equal to 3 and N2 is equal to बीटा लाइन है सेकंड लाइन, फिर N2 नहीं पता। सर N2 5। देखो सेकंड लाइन है ना, n1 तो 3 हो गया। अब सेकंड लाइन यहां से तो 2 ऐड कर दो इसके अंदर, तो n2 5। क्लियर हुआ भव्या कि नहीं? Yes, sir. अब एक और बताओ भव्या, दोबारा Yes, sir. सुनना। सेकंड लाइन इन फंड सीरीज, n1 n2 क्या होंगे? सेकंड लाइन इन फंड सीरीज, N1 is 5 and N2 is 7. हाँ अब समझ आ गया कि नहीं? Yes, sir. हाँ तो ये चीज करनी है इसको, ठीक है ना, ये चीज करनी है। इससे न्यूमेरिकल्स इजी लगेंगे अगर तुम्हें ये समझ आ गया। फॉर्मूले को 10 बार लिखना, आर की वैल्यू लिखना, ताकि तुम्हें याद रहे कैसे करना, ताकि तुम्हें याद रहे कि कैसे करना है, सही ना? तो अब हमें जो स्टार्ट करना है वो बोहर्स पोस्टुलेट्स है, ठीक है? बोहर्स पोस्टुलेट जो दिए गए थे इसकी क्या ना, रदरफोर्ड मॉडल की डीमेरिट को एक्सप्लेन करने के लिए। रदरफोर्ड मॉडल की मेन डीमेरिट क्या थी कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में इन्वॉल्व करता है तो कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करेगा, और फाइनली वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, दैट मींस एटम शुड कोलैप्स। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, तो यहाँ पे ये डीमेरिट थी मेन इसकी, रदरफोर्ड की। और इसको इसने कैसे दूर किया बोहर ने? इसने फिक्स्ड ऑर्बिट्स का कंसेप्ट देके दूर कर दिया। इसने बोला इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में इवॉल्व करेगा जिसकी एनर्जी फिक्स है। तो जब एनर्जी फिक्स है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी क्या फिक्स मान लेंगे, जो कि बाद में जाके हाइजेनबर्ग ने बोला था ये कंसेप्ट भी गलत है। हाइजेनबर्ग ने अपना कंसेप्ट दिया था प्रोबेबिलिटी का। तो बोहर के पोस्टुलेट्स हैं वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तुम्हें, या कल पहले इसके 4-5 अपने असाइनमेंट वगैरह सब लेके आने हैं तुमने।
अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेडिकल कराता हूँ और अपना काम वगैरह सब लेके आना है, प्रॉपर तरीके से आना है, कुछ भी मिस ना हो, होमवर्क मिस ना हो, स्पेशली होमवर्क लेके आना है सबको कल। सर और homework क्या चीज है और क्या है मतलब मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जितने चैप्टर्स हो गए तुम्हारे उसके फॉर्मूले लेके आने हैं और नोट्स लेके आने हैं अकाउंट टीचर के और इसके आईपीएससी नेमिंग के नोट्स लेके आने हैं तुम्हें। और बेसिक का टेस्ट भी हो सकता है, उसके लिए प्रिपेयर रहना, बेसिक का टेस्ट भी हो सकता है, उसके लिए प्रिपेयर रहना है। और उसके अलावा मतलब मेन तुम्हें अपना होमवर्क लेके आना है, सारा याद करके आना है, पूरा याद होना चाहिए ढंग से बिल्कुल एटॉमिक स्ट्रक्चर। और आईपीएससी नेमिंग कर ही रहे हो तुम, और किसी को पूछना तो नहीं कुछ। चलो फिर करके आना काम में पूरा। सर कल क्लास 3:30 formulas- कल की क्लास के टाइमिंग्स क्या क्या होंगे? सर, कल की क्लास के टाइमिंग्स तुम 6:30 के आसपास तक मान के 3:32 रखो, 6:30 के आसपास ओके मान के सर, रखो। ओके ओके